नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवम पांडे और आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल ट्रिक पॉइंट में। दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में भारत की महत्वपूर्ण जनजातियों को ट्रिक के माध्यम से याद करने वाले हैं। मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो में हम लोग लगभग 60 से ज़्यादा जनजातियों को ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे और जो भी चीज़ें उनसे संबंधित महत्वपूर्ण होंगी उनको भी डिटेल में हम लोग देखेंगे। और लास्ट में हम लोग एमसीक्यू टेस्ट को भी सॉल्व करेंगे, तो आप इस वीडियो को एक बार पूरा ज़रूर देखिएगा जिससे कि आपको ये सभी चीज़ें आसानी से याद हो सकें। ठीक है, तो देरी ना करते हुए चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग एक ओवरव्यू देख लेते हैं कि कौन सी प्रजाति की जनजातियां कहां पर निवास करती हैं। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं कि ऐसे आदिम मानव समुदाय जिनकी शारीरिक विशेषताओं में समानता हो उसे प्रजाति कहते हैं। ठीक है, मतलब ऐसे पुराने मानव समुदाय जिनकी शारीरिक विशेषता जो है एक जैसी हो, उनमें समानता हो, उसे ही प्रजाति कहते हैं। भारतीय जनसंख्या को विभिन्न प्रजाति समूहों में विभाजित करने का सर्वप्रथम प्रयास किया था सर हर्बर्ट रिसले ने। तो ये चीज़ भी याद रखिएगा, अगर एग्जाम में आपसे पूछ लिया जाए कि भारतीय जनसंख्या को विभिन्न प्रजाति समूहों में विभाजित करने का प्रथम प्रयास किसने किया था, तो सही जवाब क्या होगा? सर हर्बर्ट रिसले ने किया था। ठीक है, तो ये भी महत्वपूर्ण है आपके लिए। इसके बाद वर्ष 1931 में बीएस गुहा ने जनगणना के समय भारतीय जनसंख्या में प्रजाति तथ्यों को देखने की महत्वपूर्ण कोशिश की थी। उन्होंने भारतीय जनसंख्या को 6 प्रजाति समूहों में विभाजित किया था, जिनमें पहला है निग्रिटो समूह, ठीक है, दूसरा है प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड प्रजाति, तीसरा है भूमध्य सागरीय प्रजाति, चौथा है मंगोलाइड प्रजाति और पांचवा है चौड़े सिर वाली प्रजाति और छठवा है नार्डिक प्रजाति। तो इन 6 प्रजातियों में विभाजित करने का काम किसने किया था? बीएस गुहा ने। कब किया था? वर्ष 1931 में। तो ये चीज़ भी आप याद रखिएगा। अब हम लोग थोड़ा थोड़ा सा इन सभी प्रजातियों के बारे में देख लेते हैं जो कि एग्जाम में अक्सर पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं निग्रिटो प्रजाति की। इस प्रजाति के जो लोग हैं भारत में मुख्यतः अंडमान द्वीप पर पाए जाते हैं। आपने नाम सुना होगा, जारवा, ओंज, सेंटिलीज, शैम्पेन, ये सभी के सभी निग्रिटो प्रजाति की जनजातियां हैं। ठीक है, साथ ही नीलगिरी पहाड़ियों में भी इस प्रजाति की जनजातियां पाई जाती हैं। इरुला, पुलियान, टोडा, कडार, ये सब इन्हीं प्रजातियों से संबंधित हैं। और अगर बात करें कि इसका मूल स्थान क्या है, तो जो निग्रिटो समूह है इसका मूल स्थान जो है वो है अफ्रीका। ठीक है, इस प्रजाति के जो मूल स्थान है वो क्या है? अफ्रीका महाद्वीप है। तो ये चीज़ भी आप चाहे तो याद रख सकते हैं। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड प्रजाति की। तो मैं आपको बता दूं कि इस प्रजाति का जो उद्गम हुआ है वो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में हुआ है। ठीक है, मतलब अगर आपसे पूछ लिया जाता है कि प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड का मूल स्थान क्या है, तो वो है ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, और साथ ही साथ आप एक पॉइंट और याद रखिएगा कि जो प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड प्रजाति है इसको सिंधु घाटी सभ्यता का सहायक निर्माता भी कहते हैं। ठीक है, ये चीज़ बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो इसको भी याद रखिएगा। और भारत में जो प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड प्रजाति की जनजातियां रहती हैं वो कहाँ पर रहती हैं? तो वो रहती हैं दक्षिण भारत और मध्य भारत में। ठीक है, आपने नाम सुना होगा, चेंचू, इरुवा, मुंडा, संथाल, कोल, गोंड, ये सब की सब प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड प्रजाति के ही हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आप याद रखिएगा प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड से संबंधित। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं भूमध्य सागरीय प्रजाति की। तो जो भूमध्य सागरीय प्रजाति है इसका उद्गम भूमध्य सागर के आसपास वाले क्षेत्रों में हुआ है। ठीक है, साथ ही मैं आपको बता दूं कि इसको सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख निर्माता भी बोला जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता का सहायक निर्माता किसको कहते हैं? तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड प्रजाति को सिंधु घाटी सभ्यता का सहायक निर्माता कहते हैं, जबकि प्रमुख निर्माता किसको बोलते हैं? तो भूमध्य सागरीय प्रजाति को बोला जाता है। ठीक है, और उत्तर भारत की जो अधिकांश अनुसूचित जाति है वह भूमध्य सागरीय प्रजाति की ही है। ठीक है, तो याद रखिएगा अनुसूचित जाति की बात हो रही है, ना कि जनजाति की बात हो रही है। तो इसमें जो है उत्तर भारत की अधिकांश अनुसूचित जाति भूमध्य सागरीय प्रजाति की ही है। साथ ही साथ कुछ तमिल तेलुगु के ब्राह्मण और नायर, पंजाब के खत्री और इलाहाबाद के भी कुछ ब्राह्मण जो है वह भूमध्य सागरीय प्रजाति के ही हैं। तो ये चीज़ भी आप चाहें तो साथ में याद रख सकते हैं। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं मंगोलाइड प्रजाति की। तो जो मंगोलाइड प्रजाति है यह चीन, तिब्बत, मलेशिया और इंडोनेशिया में मुख्य रूप से पाई जाती है। ठीक है, और अगर बात करें कि भारत में यह प्रजाति कहाँ पर पाई जाती है, तो ये पाई जाती है उत्तर पूर्वी राज्यों में एवं उत्तरी सीमा क्षेत्र में। ठीक है, आपने नाम सुना होगा, लद्दाखी, भोटिया, भोक्सा, थारू, जौनसारी, लेपचा, कुकी, खासी, ये सब की सब जो हैं ये मंगोलाइड प्रजाति की ही जनजातियां हैं। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा कि मुख्य रूप से इस प्रजाति के जो लोग हैं वह उत्तर पूर्वी राज्यों एवं उत्तरी सीमा क्षेत्र में पाए जाते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं पश्चिम चौड़े सिर वाली प्रजाति की। तो मैं आपको बता दूं कि इस प्रजाति को 3 उपवर्गों में बांटा गया है।
पहला है अल्पाइनाइड, दूसरा है डिनोरिक तथा तीसरा है आर्मेनाइड। ठीक है, तो इसके बारे में थोड़ा थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं, बाकी ये चीज़ ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। तो जो अल्पाइनाइड है यह आल्पस पर्वत क्षेत्र से भारत आए थे। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखिएगा। इस प्रजाति के जो लोग हैं मुख्य रूप से सिंधु प्रदेश, काठियावाड़, महाराष्ट्र, कर्नाटक और पूर्वी उत्तर प्रदेश, साथ ही साथ गंगा के डेल्टा वाले क्षेत्र में पाई जाती हैं। ठीक है, दूसरा है डिनोरिक। तो डिनोरिक जो है यह यूरोप के डिनोरिक पर्वत क्षेत्र से भारत आई थी और ये प्रजाति के जो लोग हैं ये कर्नाटक के कुर्ग में पाए जाते हैं। तो ये चीज़ डिनोरिक से संबंधित आप याद रखिएगा। तीसरा है आर्मेनाइड। तो ये प्रजाति जो है ये अर्मेनिया के काकेकस पर्वत से भारत आई थी। ठीक है, इस प्रजाति के जो लोग हैं मुख्य रूप से महाराष्ट्र के पारसी लोग यही हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आप इससे संबंधित भी याद रखिएगा। बाकी पश्चिम चौड़े सिर वाले प्रजाति से संबंधित कोई भी चीज़ें ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं नार्डिक प्रजाति की। तो जो नार्डिक प्रजाति है इसका उद्गम स्थल नार्वे है, मतलब मूल स्थान क्या है इसका, नार्वे है। ठीक है, और साथ ही साथ याद रखिएगा कि नार्डिक प्रजाति के लोगों के शरीर में कोई भी वर्णक नहीं पाया जाता है। ठीक है, यह जो प्रजाति है मुख्यतः भारत के उत्तरी मैदानों में पाई जाती है। अगर आपको जानना है कि नार्डिक प्रजाति के लोग भारत में कौन से हैं तो याद रखिएगा कि पश्चिमी यूपी की सवर्ण जाति, राजस्थान के सीमा क्षेत्र और कश्मीर सीमा क्षेत्र के गुर्जर जो है ये नार्डिक प्रजाति के ही हैं। ठीक है, तो नार्डिक प्रजाति से संबंधित इन चीज़ों को आप याद रखिएगा। और लास्ट में आप एक चीज़ और याद रखिएगा कि जो निग्रिटो मानव समूह है यह भारत में प्रवेश करने वाला पहला मानव समूह था और सबसे लास्ट में यानी सबसे अंत में भारत में प्रवेश करने वाला जो प्रजाति है वो कौन सी है, वो नार्डिक प्रजाति है। ठीक है, तो ये चीज़ आप याद रखिएगा, एग्जाम के लिए ये भी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो इस तरीके से हम लोगों ने प्रजातियों से संबंधित जितनी भी चीज़ें महत्वपूर्ण थी एग्जाम के लिए उनको हम लोगों ने थोड़ा थोड़ा करके देख लिया है। अब हम लोग बात कर लेते हैं जनजातियों के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि जनजाति कहते किसे हैं। तो किसी भी ऐसे मानव समुदाय को जिसमें आदिम लक्षण, विशिष्ट संस्कृति, भौगोलिक अलगाव और बड़े पैमाने पर समुदाय के साथ संपर्क में संकोच और पिछड़ेपन जैसी विशेषताएं पाई जाती हैं उसे ही जनजाति कहते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखिएगा। और जो जनजाति है इसमें मूल प्रजाति के लक्षण अधिक स्पष्ट होते हैं, अर्थात उनका जो प्रजाति मिश्रण है वो अधिक नहीं हुआ होता है। ठीक है, और मैं आपको बता दूं कि अनुसूचित जनजाति जो शब्द है वो सबसे पहले भारतीय संविधान में ही प्रयोग किया गया था। तो ये भी याद रखिएगा, एग्जाम के लिए बहुत ही बड़ा फैक्ट है, एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है। और अगर आप जानना चाहते हैं कि भारतीय संविधान के अनुसार जनजाति किसे कहते हैं तो मैं आपको बता दूं कि अनुच्छेद 366(25) के अनुसार जनजाति से तात्पर्य ऐसे समुदाय से है जो संविधान के अनुच्छेद 242 के तहत अनुसूचित जनजाति के रूप में माने गए हैं। ठीक है, मतलब जो अनुसूचित जनजाति के रूप में संविधान के अनुच्छेद 242 में दर्ज हैं उन्हें ही जनजाति बोला जाता है। बाकी आपको पता है कि संविधान की अनुसूची 5 में अनुसूचित जनजाति के प्रशासन तथा अनुसूची 6 में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित बातें कही गई हैं। ठीक है, और एक चीज़ और याद रखिएगा कि संसद अगर चाहे तो किसी भी जनजाति समुदाय को सूची में जोड़ सकता है और किसी भी जनजाति समुदाय को सूची से निकाल सकता है। ठीक है, मतलब अनुसूचित जनजाति का दर्जा चाहे तो संसद दे सकता है और चाहे तो दर्जा छीन भी सकता है, बाकी कोई भी अनुसूचित जनजाति का दर्जा नहीं देता। ठीक है, और जो भारत में अनुसूचित जनजाति है इनको आदिवासी भी कहा जाता है। तो ये चीज़ें आप अनुसूचित जनजाति से संबंधित थोड़ी थोड़ी याद रखिएगा। अब हम लोग याद करते हैं ट्रिक के माध्यम से कि कौन सी जनजाति भारत में कहां पर पाई जाती है। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग ट्रिक की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं थारू जनजाति की। तो जो थारू जनजाति है यह नेपाल और भारत के सीमावर्ती तराई क्षेत्रों में निवास करती है। मुख्य रूप से यह भारत के उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और बिहार में निवास करती है। और मैं आपको बता दूं कि यह जनजाति हिंदू धर्म को मानती है और खुद को राजपूतों का वंशज यह मानते हैं। और इससे संबंधित एक महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि जो थारू जनजाति है यह दीपावली को शोक के रूप में मनाते हैं। ठीक है, तो थारू जनजाति संबंधित ये चीज़ें आपको याद रखनी है। अब हम लोग कोरिलेट कर लेते हैं राज्यों को थारू जनजाति से। तो यहाँ पर देखिए थारू में शब्द लिखा हुआ है तारू, थारू, तारू मतलब तारों की बात हो रही है। और उत्तराखंड में क्या शब्द लिखा हुआ है, ऊ, तारा, ऊ के बाद तारा शब्द लिखा हुआ है ना, ऐसे ही उत्तर प्रदेश में ऊ के बाद तर लिखा हुआ है तो तर को तारा कर लेते हैं। और थारू को भी हम लोगों ने तारों कर लिया था। तो आप ऐसे आसानी से याद रखिएगा कि थारू जनजाति कहाँ पाई जाती है, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में। ठीक है,
और बिहार याद करने के लिए देखिए, बिहार में शब्द लिखा हुआ है विहार, यानी हम, और हारने की बात हो रही है। तो थारू की याद करने के लिए हारू कर लेते हैं, थारू हारू दोनों मैच करेंगे, ठीक है, यानी हार की बात हो रही है। तो याद रखिएगा कि थारू जनजाति भारत के उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और बिहार में पाई जाती है, ठीक है। तो आपको ये पॉइंट याद हो चुका है। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं अगले पॉइंट की। तो अगला है भोटिया जनजाति। जो भोटिया जनजाति है यह उत्तराखंड के पहाड़ियों में और उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में पाई जाती है। इससे संबंधित एक चीज़ याद रखिएगा कि जो भोटिया जनजाति है ये ऋतु प्रवास के लिए जानी जाती है। मतलब गर्मी के मौसम में ये ऊंचाई पर स्थित घास के मैदानों में चले जाते हैं और जैसे ही ठंडी वापस आ जाती है तो ये घाटियों में वापस आ जाते हैं, ठीक है। तो ऋतु प्रवास के लिए कौन सी जनजाति जानी जाती है? भोटिया जनजाति जानी जाती है। तो याद करने के लिए देखिए, भोटिया में शब्द लिखा हुआ है भोटिया, वॉट, WHAT, वॉट की बात हो रही है। वॉट मतलब क्या होता है? क्या। आपको पता है एक क्वेश्चन वाला शब्द है, मतलब क्वेश्चन पूछ रहा है, और अगर कोई भी क्वेश्चन पूछेगा तो जाहिर सी बात है उसका उत्तर देना पड़ेगा। तो उत्तर फॉर उत्तर प्रदेश और उत्तर से ही उत्तराखंड, क्योंकि दोनों में उत्तर उत्तर शब्द लिखा हुआ है। तो आप ऐसे आसानी से याद रखिएगा कि जो भोटिया जनजाति है वो कहाँ पाई जाती है? भारत के उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में। बहुत ही आसानी से याद हो गया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं बुक्सा जनजाति की। तो जो बुक्सा जनजाति है यह भारत के उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड राज्य में पाई जाती है, ठीक है। इससे संबंधित एक महत्वपूर्ण चीज़ याद रखिएगा कि जो बुक्सा जनजाति है इसमें अनुलोम प्रतिलोम विवाह प्रचलित है। अनुलोम प्रतिलोम विवाह का मतलब है कि उच्च कुल का पुरुष तो निम्न कुल की महिला, या फिर निम्न कुल का पुरुष तो उच्च कुल की महिला, इनमें विवाह होता है, उसी को अनुलोम और प्रतिलोम विवाह बोला जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, बुक्सा को हम लोग उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड से याद करने की कोशिश करते हैं। तो बुक्सा में शब्द लिखा हुआ है बुक से, यानी बुक की बात हो रही है, किताब की बात हो रही है। और आपको पता है कि हम लोग किताब से क्या करते हैं, जो हमारे प्रश्न होते हैं उनके उत्तर ढूंढते हैं। मतलब कि जो चीज़ें हम लोग को जाननी होती हैं, जिन उत्तर को हम लोग को जानना होता है, तो उनको हम लोग किससे जानते हैं? बुक से जानते हैं। तो बुक से फॉर बुक्सा, और उत्तर जानते हैं तो उत्तर फॉर उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि बुक्सा जनजाति कहाँ पाई जाती है? उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में। क्योंकि जो उत्तर हमको नहीं पता होते हैं वो उत्तर हम कहाँ से पता करते हैं? बुक से पता करते हैं, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं जौनसारी जनजाति की। तो जो जौनसारी जनजाति है यह उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में पाई जाती है, ठीक है। साथ ही साथ ये हिमाचल प्रदेश में पाई जाती है। और मैं आपको बता दूं कि जौनसारी जनजाति उत्तराखंड की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है, ठीक है। उत्तराखंड की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? तो वह है थारू जनजाति। और दूसरी सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? तो वह है जौनसारी जनजाति। और जौनसारी जनजाति से संबंधित आप एक पॉइंट और याद रखिएगा कि इसमें बहुपति प्रथा विवाह प्रचलित है, ठीक है। तो ये चीज आपको याद रखनी है। तो याद करने के लिए यहाँ पर देखिए, जौनसारी में शब्द लिखा हुआ है जानकारी। जौनसारी जानकारी, जानकारी मतलब उत्तर से ही संबंधित है ना। मतलब जो प्रश्न हमारे दिमाग में उठ रहे हैं उनकी जानकारी हमको उनके उत्तर से पता चलेगी। तो उत्तर फॉर उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड, क्योंकि दोनों में उत्तर उत्तर शब्द लिखे हुए हैं। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि जौनसारी जनजाति कहाँ पाई जाती है? उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में। और हिमाचल प्रदेश को याद करने के लिए देखिए, हिमाचल में शब्द लिखा हुआ है आंचल। आंचल की बात हो रही है तो आंचल किस में होता है? सारी में होता है। तो सारी फॉर जौनसारी। तो आपको ऐसे याद आ जाएगा कि जौनसारी जनजाति उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में पाई जाती है। आसान हो गया ना याद करना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं माहे गीर जनजाति की, ठीक है। साथ ही साथ बन रावत जनजाति और गोंड जनजाति ये उत्तर प्रदेश में पाई जाती हैं, ठीक है। गोंड जनजाति और भी राज्यों में पाई जाती हैं। जब हम लोग आगे के राज्यों को देखेंगे तो वहाँ पर हम लोग याद करेंगे, ठीक है। फिलहाल मैं आपको बता दूं कि जो गोंड जनजाति है वो उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति भी है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, माहे गीर में शब्द लिखा हुआ है गिर, मतलब गिरने की बात हो रही है। और बन रावत में शब्द लिखा हुआ है बनरा। बनरा मतलब बंदर अर्थात मंकी की बात हो रही है। तो आपको पता है जो मंकी होता है वो पेड़ में चढ़ता है। मतलब ऐसा कह सकते हैं कि वो पेड़ के ऊपर चढ़ता है। ऊपर मतलब अप, यूपी अप होता है ना। तो यूपी फॉर उत्तर प्रदेश भी होता है। और जब बहुत ऊपर तक चढ़ता है तो मान लीजिए कभी गलती से उसका हाथ स्लिप हो जाए तो जाहिर सी बात है कि वो गिर जाएगा। तो गिर फॉर माहे गीर। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि माहे गीर जनजाति और बन रावत जनजाति कहाँ पाई जाती है? उत्तर प्रदेश में
पाई जाती है। ठीक है, और गौड़ जनजाति को याद करने के लिए ऐसा समझिए कि गौड़ में शब्द लिखा हुआ है गॉड। गॉड मतलब भगवान की बात हो रही है, और भगवान कहाँ माने जाते हैं कि पाए जाते हैं? ऊपर, मतलब आसमान में ऊपर, अर्थात अप, यूपी। ठीक है, तो आप ऐसे आसानी से याद रखिएगा कि गौड़ जनजाति कहाँ पाई जाती है? उत्तर प्रदेश में भी पाई जाती है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों ने उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश की जनजातियों को ट्रिक के माध्यम से याद किया। इसके बाद उत्तर प्रदेश की एक और जनजाति बचती है जो है खरवार जनजाति, जिसको खैरवार जनजाति के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो इसकी ट्रिक मैं नहीं बना पाया हूँ फिलहाल। इससे संबंधित आप एक चीज और याद रखिएगा कि जो खैरवार जनजाति है इसको कत्था बनाने वाली जनजाति के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो इसकी ट्रिक मैं नहीं बना पाया हूँ, आप चाहें तो इसको खुद से भी याद रख सकते हैं। एक ही बचा है उत्तर प्रदेश का, बाकी मैंने आपको याद करवा दिए हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग अगले राज्यों की तरफ चलते हैं और उनकी भी जनजातियों को ट्रिक के माध्यम से याद करने की कोशिश करते हैं। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश की जनजातियों के बारे में। तो मध्य प्रदेश की 4 जनजातियां हैं जिनको आज हम लोग ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे। पहला है भील जनजाति, दूसरा है गोंड जनजाति, तीसरा है सहरिया और चौथा है बैगा जनजाति। ठीक है, तो पहले हम लोग ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे, फिर जो भी चीज़ें एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होंगी इनसे संबंधित उनके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो आपको पता है कि मध्य प्रदेश को शॉर्ट में क्या बोलते हैं? एमपी बोलते हैं। एमपी मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी होता है, मतलब नेता विधायक की बात हो रही है, एमपी एमएलए की बात हो रही है। तो आपको पता है कि जो एमपी एमएलए लोग होते हैं ये चुनाव के टाइम पे तो जनता के पास आते हैं, लेकिन चुनाव जीतने के बाद ये आम जनता को भूल जाते हैं। तो भूल फॉर भील, तो आप ऐसे याद रखिएगा कि जो भील जनजाति है वो मध्य प्रदेश से संबंधित है। ठीक है, दूसरी है गोंड जनजाति। तो गोंड को याद करने के लिए कर लेते हैं गॉड। गॉड मतलब क्या होता है? भगवान होता है। तो आपको पता है कि ये एमपी एमएलए जो हैं ये चुनाव जीतने के बाद खुद को गॉड समझने लगते हैं, मतलब भगवान समझने लगते हैं, आम जनता की सुनते ही नहीं है। तो आप ऐसे आसानी से याद रखिएगा कि जो गोंड जनजाति है ये भी मध्य प्रदेश से संबंधित है। तीसरा है सहरिया जनजाति और चौथा है बैगा जनजाति। तो बहुत ही आसानी से याद कर सकते हैं एमपी एमएलए से ही जोड़कर। आपको पता है कि चुनाव जीतने के बाद एमपी एमएलए लोग अमीर हो जाते हैं। अमीर कैसे होते हैं? अपने बैग भरते हैं। ठीक है, जो आम जनता होती है उसकी मदद नहीं करते, या फिर ऐसा कहिए कि देश की सेवा ना करके ये खुद की सेवा करते हैं, मतलब अपना बैग भरते हैं। तो बैग फॉर बैगा जनजाति। और जब अमीर हो जाते हैं तो गांव में तो रहते नहीं है, कहाँ चले जाते हैं? शहर चले जाते हैं। तो शहर से सहरिया जनजाति। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि मध्य प्रदेश की महत्वपूर्ण जनजातियां कौन कौन सी है? भील, गोंड, सहरिया और बैगा जनजाति। याद हो गया ना आसानी से? अब हम लोग इनके बारे में डिटेल से देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं भील जनजाति के बारे में। तो जो भील जनजाति है यह भारत की सबसे बड़ी जनजाति है। ठीक है, भील जनजाति भारत की सबसे बड़ी जनजाति है। और भारत की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? तो वह है गोंड जनजाति। ठीक है, और यह मध्य प्रदेश की भी सबसे बड़ी जनजाति है। साथ ही याद रखिएगा कि जो भील जनजाति है इसको भारत का बहादुर धनुष पुरुष भी कहा जाता है। ठीक है, और भील जनजाति को कोलेरियन व मुंडारी जनजाति के नाम से भी जाना जाता है। इनका जो पारंपरिक लोक नृत्य है उसको बोला जाता है घूमर। ठीक है, जो घूमर है वो भीलों का पारंपरिक लोक नृत्य है। और मैं आपको बता दूं कि भीलों के जो मकान होते हैं उनको कू कहा जाते हैं। इनकी विशेषता ये होती है कि इनमें कोई भी खिड़कियां नहीं होती हैं। और एक अलग प्रकार का मकान होता है जिनको बोला जाता है टापरा। ठीक है, तो याद रखिएगा टापरा और कू भीलों के मकान को कहा जाता है। ठीक है, और इनके द्वारा वनों को जलाकर की जाने वाली खेती को, जो कि झूम प्रकार की खेती होती है, चिमाता कहते हैं। तो ये चीज जो है भीलों से संबंधित बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, जो कि एग्जाम में पूछी जाती है। तो इन चीजों को आप याद रखिएगा। ठीक है, और मैं आपको बता दूं जो भील होते हैं ये गोदना प्रिय होते हैं। ठीक है, और होली के अवसर पर भीलों द्वारा गोल गधेड़ा उत्सव मनाया जाता है। ये मतलब कि इनका बहुत ही महत्वपूर्ण उत्सव होता है। और साथ ही साथ कुछ और पर्व हैं जो कि भीलों द्वारा मनाए जाते हैं, जैसे कि भगोरिया पर्व हो गया, गल पर्व हो गया, जात्रा पर्व हो गया। ये सब के सब पर्व भीलों द्वारा मनाए जाते हैं। ठीक है, तो ये चीजें आपको भीलों से संबंधित याद रखनी है। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं गोंड जनजाति की। तो जो गोंड जनजाति है यह भारत की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है। साथ ही साथ यह मध्य प्रदेश की भी दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है। गोंडी, सैला, सुआ और कर्मा इसके महत्वपूर्ण लोक नृत्य हैं। और याद रखिएगा कि जो गोंड जनजाति के लोग हैं ये कभी भी समगोत्री विवाह नहीं करते हैं। ठीक है, और इनमें जो विवाह है सबसे जो श्रेष्ठ माना जाता है वो है दुधवा लौटावा। ठीक है, इसका मतलब ये है कि गोंडों में मामा और बुआ की लड़की
लड़की में जो विवाह है वो श्रेष्ठ माना जाता है। इसी को बोला जाता है दुधवा लौटावा। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखिएगा। और जो गोणों द्वारा खेती की जाती है उसको बोला जाता है दहिया खेती। तो गोणों से संबंधित आपको इतनी चीज़ें याद रखनी है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं सहरिया जनजाति की। तो जो सहरिया जनजाति है इससे संबंधित आपको केवल इतनी ही चीज़ें याद रखनी है कि इसमें दो महत्वपूर्ण लोक नृत्य हैं। पहला है दुलदुल घोड़ी लोक नृत्य और दूसरा है नृत्य रागिनी। ठीक है, तो याद रखिएगा दोनों के दोनों किससे संबंधित हैं? सहरिया जनजाति से संबंधित हैं। ठीक है, इसके बाद बात कर लेते हैं बैगा जनजाति की। तो जो बैगा जनजाति है यह द्रविड़ समुदाय की जनजाति है, प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड प्रजाति की। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। साथ ही आप याद रखिएगा कि रीना, कर्मा और परधौनी इसके प्रमुख लोक नृत्य हैं और इनमें एक शहद पीने का पर्व मनाया जाता है जो कि हर 9 वर्ष के बाद मनाते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें बैगा जनजाति से संबंधित हैं। अब मध्य प्रदेश से संबंधित एक और महत्वपूर्ण जनजाति है जिसको पहले हम लोग ट्रिक के माध्यम से देख लेते हैं, वो है कोल जनजाति। ठीक है, कोल जनजाति भी मध्य प्रदेश से संबंधित हैं। तो याद रखिएगा कि जो MP MLA होते हैं उनके सभी काम कॉल पर ही हो जाते हैं। जाहिर सी बात है MP MLA जो हैं उनके काम सभी कॉल पर ही होते हैं। तो आपको आसानी से याद हो जाएगा कि जो कोल जनजाति है वो किससे संबंधित है? मध्य प्रदेश से संबंधित है। ठीक है, इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं राजस्थान की महत्वपूर्ण जनजातियों की, जो हैं सहरिया, मंगनियार, गारसिया, मीणा, बंजारा, गोंड, कोली, भील और कालबेलिया। ठीक है, तो ये सब की सब राजस्थान की महत्वपूर्ण जनजातियां हैं जिनको एक एक करके हम लोग ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे। बहुत ही आसानी से याद हो जाएगा, बस आप ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर देखिए राजस्थान को शॉर्ट में क्या बोलते हैं? आरजे बोलते हैं। आरजे से आपको याद आ गया होगा FM रेडियो वाले आरजे। आपको पता है कि जो FM रेडियो वाले आरजे होते हैं वो शायरियाँ भी सुनाते हैं, शेर भी सुनाते हैं और साथ ही साथ वो गाते भी हैं, है ना, और गाना भी सुनाते हैं, ऐसा समझिए। तो यहाँ पर देखिए सहरिया में शब्द लिखा हुआ है शायरियाँ। तो आपको पता है जो आरजे होते हैं शायरियाँ करते हैं, तो शायरियाँ से आपको सहरिया याद आ जाएगा। तो याद रखिएगा सहरिया जनजाति किससे संबंधित है? राजस्थान से संबंधित है। अब देखिए मंगनियार में शब्द लिखा हुआ है गानियार, मतलब गाना यार की बात हो रही है। तो गाने की बात हो रही है, तो गाना कौन गा रहे हैं? आरजे गा रहे हैं। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि आरजे यानी राजस्थान। तो मंगनियार कहाँ की जनजाति है? राजस्थान की जनजाति है। गारसिया में शब्द लिखा हुआ है गारसिया, मतलब फिर से गाने की बात हो रही है। तो फिर से आरजे आप आसानी से याद कर लेंगे। फिर देखिए क्या शब्द लिखा हुआ है? मीणा। मीणा को याद करने के लिए कर लेते हैं वीणा। वीणा आपको पता है एक वाद्य यंत्र है, ठीक है, और उसको बजाते हैं। तो बजाना फॉर बंजारा। तो यहाँ भी आरजे से संबंधित हो गया गाना बजाना। ठीक है, तो आप ऐसे आसानी से याद रखिएगा कि मीणा और बंजारा किस राज्य की महत्वपूर्ण जनजातियां हैं? राजस्थान की महत्वपूर्ण जनजातियां हैं। ठीक है, अब इसके बाद गोंड जनजाति है। जो गोंड जनजाति है इसको याद करने के लिए कर लेते हैं गॉड। हमेशा ही गॉड करते हैं, गॉड मतलब भगवान होते हैं। तो आपको पता है कि राजा का स्थान भी भगवान से कम नहीं होता है। पहले राजतंत्र जब चलता था तो राजा का स्थान भगवान से कम नहीं होता था। तो आप ऐसे आसानी से याद रखिएगा राजा फॉर राजस्थान। तो गोंड जनजाति राजस्थान में भी पाई जाती है। ठीक है, इसके बाद है कोली जनजाति। जो कोली जनजाति है उसको हम लोग यहाँ पर ट्रिक के माध्यम से याद नहीं करेंगे, क्योंकि जो कोली जनजाति है वो गुजरात में भी पाई जाती है और साथ ही साथ महाराष्ट्र में भी पाई जाती है। तो वहाँ पर हम लोग इकट्ठा ट्रिक के माध्यम से याद कर लेंगे, आसानी से याद हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं भील जनजाति की। तो यहाँ पर देखिए भील को याद करने के लिए कर लेते हैं भूल, और राजस्थान में राज शब्द लिखा हुआ है। तो आपको पता है अगर मान लीजिए आपका कोई सीक्रेट है यानी राज है, तो आप चाहेंगे कि जिसको पता चल गया है वो भूल जाए, है ना, मतलब किसी से ना बोले भूल जाए। तो भूल फॉर भील। तो याद रखिएगा जो भील जनजाति है वो राजस्थान से भी संबंधित है। ठीक है, अब बचता है कालबेलिया। तो कालबेलिया को याद करने की मैं ट्रिक नहीं बना पाया हूं, लेकिन आप याद रखिएगा कि जो कालबेलिया जनजाति है ये सांपों का खेल दिखाती है और उसी से पैसे कमाती है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है खुद से। और जो गारसिया है ये गारसिया जनजाति के लोग नाच गाकर पैसे कमाते हैं। बंजारा से संबंधित याद रखिएगा कि ये अपने आप को राजपूतों का वंशज मानते हैं और ये घुमंतू जनजाति है। ठीक है, इनका मुख्य व्यवसाय पशुचारण है और इनके महत्वपूर्ण नृत्य हैं तलवार और दंडा नृत्य। ठीक है, और महत्वपूर्ण त्योहार है गणगौर जो कि सावन के मास में होता है। तो ये चीज याद रखिएगा। और लास्ट इससे संबंधित एक और महत्वपूर्ण है, वो ये है कि विश्व में प्रथम कंघी का आविष्कारक किसको बोला जाता है? तो बंजारा जनजाति को बोला जाता है। ठीक है, तो ये चीजें हैं जो कि राजस्थान जनजाति से संबंधित महत्वपूर्ण थी, तो मैंने आपको बता दी। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं।
इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं झारखंड की महत्वपूर्ण जनजातियों की। तो झारखंड की जो महत्वपूर्ण जनजातियां हैं वो है मुंडा जनजाति, हो जनजाति, बिरहोर जनजाति, संथाल, गोंड और उराव जनजाति। ठीक है, तो हम लोग पहले इनको ट्रिक के माध्यम से याद कर लेते हैं, बाद में इनके बारे में थोड़ा थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं मुंडा जनजाति की। तो मुंडा में एक शब्द लिखा हुआ है मड। मड मतलब क्या होता है? कीचड़ होता है ना। ऊ की मात्रा को हटा दे अगर माँ से तो मड बचेगा। मड मतलब होता है कीचड़। झारखंड में झरना शब्द आपको मिल जाएगा, और आपको पता है जो झरना होता है वहाँ पर पानी होता है, और जहाँ पानी होगा तो जाहिर सी बात है कि आसपास कीचड़ होगा यानी मड होगा। तो आप ऐसे आसानी से याद रखिएगा कि मुंडा जनजाति कहाँ पाई जाती है? झारखंड में पाई जाती है। ठीक है, इसके बाद बात कर लेते हैं हो जनजाति की। तो बहुत ही आसानी से याद कर सकते हैं, झारखंड में पानी होता है, पानी का फार्मूला क्या होता है? H2O। तो H2O में अगर HO को पढ़ें तो क्या हो जाएगा? हो। तो हो जनजाति आपको आसानी से याद हो जाएगा कि ये झारखंड में पाई जाती है। ठीक है, इसके बाद बात कर लेते हैं बिरहोर जनजाति की। तो बिरहोर जनजाति में एक शब्द लिखा हुआ है बिरह। बिरह मतलब क्या होता है? बिछड़ना होता है। ठीक है, और जब बिछड़ते हैं लोग तो रोते हैं, है ना, मतलब आंसू निकलते हैं आंखों से। तो ऐसा कह सकते हैं ना कि आंखों से झरना बहता है, पानी बहता है। ठीक है, तो आप ऐसे याद रखिएगा कि बिरहोर जनजाति कहाँ पाई जाती है? झारखंड में पाई जाती है। ठीक है, और यहाँ पर देखिए आंखों से पानी निकलता है, तो उराव में शब्द लिखा हुआ है उ रोब, मतलब रोने की बात। तो आप ऐसे आसानी से याद रखिएगा कि रोएंगे तो आंखों से पानी निकलेगा झरने जैसे। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ये भी याद हो चुका है बिरहोर के साथ उराव जनजाति भी। तो याद रखिएगा मुंडा, हो, बिरहोर और उराव जनजाति कहाँ पाई जाती है? झारखंड में पाई जाती है। ठीक है, अब बचता है संथाल और गोंड जनजाति। तो संथाल में शब्द लिखा हुआ है संत। याद करने के लिए कर लेते हैं संत, साधु संत की बात हो रही है। और गोंड में शब्द लिखा हुआ है गॉड। गॉड मतलब भगवान। तो आपको पता है संत क्या चाहते हैं? भगवान के दर्शन करना चाहते हैं, है ना, जिससे कि मुक्ति मिल सके। तो आपने देखा होगा जो संत होते हैं वो क्या करते हैं? ज़्यादातर ऐसे स्थान पर पूजा पाठ करते हैं, या फिर ऐसा कहिए कि ऐसे स्थान पर अपनी कुटिया बनाते हैं जहाँ पर पानी का साधन हो। आपने देखा होगा ज़्यादातर रामायण में या फिर महाभारत में, तो आपको ये चीज़ पता होगी। तो संत ज़्यादातर पानी वाले स्थान के पास अपनी कुटिया या फिर आश्रम बनाते हैं। तो पानी वाला स्थान मतलब झारखंड। तो आप ऐसे आसानी से याद रखिएगा कि संथाल और गोंड जनजाति कहाँ पाई जाती है? झारखंड में पाई जाती है। तो इस तरीके से आपको झारखंड की महत्वपूर्ण जनजातियां ट्रिक के माध्यम से याद हो चुकी हैं। अब मैं आपको थोड़ा थोड़ा इनके बारे में बता देता हूं। ठीक है, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं मुंडा जनजाति के बारे में। तो जो मुंडा जनजाति है ये मुख्यतः छोटा नागपुर के पठार में पाई जाती है, जो कि झारखंड में निवास करती है। ठीक है, मैं आपको बता दूं कि इनके मृतकों के कब्र पर दफन का एक पत्थर होता है जिसको बोलते हैं सिसंदरी। ठीक है, जो कि इनकी वंशावली का प्रतीक होता है। और मैं आपको बता दूं कि ये एक ही गोत्र में विवाह कभी भी नहीं करते हैं, और अधिकांश जो मुंडा जनजाति के लोग हैं वो सरना धर्म को मानते हैं। ठीक है, किस धर्म को मानते हैं? सरना धर्म को मानते हैं। और एक चीज़ और आप इनसे संबंधित याद रखिएगा कि जांग टोपा अनुष्ठान जो है वो मुंडा धर्म में पूर्वजों की अस्थियों से संबंधित होता है। ठीक है, तो इतनी चीज़ें आपको मुंडा धर्म से संबंधित याद रखनी है। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं उराव जनजाति के बारे में। ठीक है, तो जो उराव जनजाति है यह पितृसत्तात्मक होती है। ठीक है, और ये पूर्ण रूप से कृषि पर आधारित होती है। मैं आपको बता दूं कि इनके धार्मिक पुरुष को पाहन कहा जाता है। और एक महत्वपूर्ण चीज याद रखिएगा उराव जनजाति से संबंधित कि जो उराव जनजाति है ये कुरुख भाषा बोलते हैं, इस कारण से इनको कुरुख जनजाति भी कहते हैं। ठीक है, यह जो जनजाति है इसमें दो प्रकार के विवाह प्रचलित हैं। एक है अंडी विवाह जो कि बातचीत द्वारा होता है, और दूसरा है ओपोर तोपी विवाह जो कि अपहरण द्वारा किया जाता है। तो ये चीज़ याद रखिएगा कि ये दोनों विवाह किससे संबंधित हैं? उराव जनजाति से संबंधित हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं अगली जनजाति की। तो अगली जनजाति है संथाल जनजाति। जो संथाल जनजाति है मैं आपको बता दूं कि यह झारखंड की सबसे बड़ी जनजाति है। ठीक है, और संथालों में विवाह को बुपल के नाम से जाना जाता है। तो ये चीज़ आप संथाल जनजाति से संबंधित याद रखिएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों ने झारखंड की महत्वपूर्ण जनजातियों को देखा। अब इनसे संबंधित एक चीज़ आपको और याद रखना है कि जो झारखंड में उराव, हो और मुंडा जनजाति हैं इनमें अनेक त्यौहार मनाए जाते हैं, जिनमें एक है सरहुल त्यौहार, एक है फागु त्यौहार और एक है भागे त्यौहार। ठीक है, जो सरहुल त्यौहार होता है वो फूलों का एक प्रकार का त्यौहार होता है। तो ये चीज़ आप इनसे संबंधित याद रखिएगा। अब हम लोग अगले राज्यों की तरफ चलते हैं।
इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं छत्तीसगढ़ की महत्वपूर्ण जनजातियों के बारे में। तो छत्तीसगढ़ की एक महत्वपूर्ण जनजाति है, वो है कवर्धा। ठीक है, पहले इसको याद करेंगे, फिर मैं आपको इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी दूंगा, जिससे आपको पता चल जाएगा छत्तीसगढ़ की और जनजातियों का नाम। तो कवर्धा को याद करने के लिए देखिए, यहाँ पर देखिए शब्द लिखा हुआ है कवर। ठीक है, ऐसा समझिए कि कोई भी बुक है उसके ऊपर के कवर की बात हो रही है। तो कवर क्यों चढ़ाते हैं? जिससे कि बुक को क्षति ना पहुंचे, मतलब नुकसान ना पहुंचे किसी भी प्रकार का। कवर खराब हो तो हो, बुक खराब ना हो। ठीक है, इसी कारण से तो कवर लगाते हैं ना। तो आप ऐसे याद रखिएगा, छत्ती फॉर छत्तीसगढ़। तो आपको याद हो जाएगा कि कवर्धा जो जनजाति है किससे संबंधित है? छत्तीसगढ़ से संबंधित है। ठीक है, एक और महत्वपूर्ण जनजाति है जो है बिरहोर जनजाति, ये भी छत्तीसगढ़ से संबंधित है। तो बिरहोर में शब्द लिखा हुआ है बिरह। बिरह से क्षति यानी नुकसान तो होता ही है, तो आप ऐसे आसानी से याद रखिएगा। बिरह मतलब क्या होता है? बिछड़ने की बात हो रही है। तो आपने देखा होगा बहुत सारे लोगों को बिछड़ने के कारण कई सारी समस्याएं होती है, यानी क्षति होती है, अर्थात नुकसान होता है। तो आपको ऐसे याद आ जाएगा कि बिरहोर जनजाति भी छत्तीसगढ़ से संबंधित है। और मैं आपको बता दूं, जो छत्तीसगढ़ है वो मध्य प्रदेश से अलग हुआ है, जिस कारण से मध्य प्रदेश की जितनी भी जनजातियां हैं सब की सब छत्तीसगढ़ में भी पाई जाती हैं। तो याद रखिएगा, जो मध्य प्रदेश की जनजातियां मैंने आपको ट्रिक के माध्यम से याद करवाई थी वो छत्तीसगढ़ में भी आएंगी। ठीक है, तो कोई भी अलग से ट्रिक बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मध्य प्रदेश से ही छत्तीसगढ़ अलग हुआ था। अलग से केवल आपको दो ही नाम याद रखने हैं, एक है कवर्धा और दूसरा है बिरहोर जनजाति। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग अगले राज्य की बात कर लेते हैं। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं पश्चिम बंगाल के जनजातियों की। तो पश्चिम बंगाल की दो महत्वपूर्ण जनजातियां हैं, एक है लोधा जनजाति और दूसरा है भूमिज जनजाति। ठीक है, तो इन दोनों को आसानी से याद कर सकते हैं, क्योंकि लोधा में शब्द लिखा हुआ है लोधा। अगर एक शब्द आगे जोड़ दें रा तो क्या हो जाएगा? लोधर। धा जो है घा की तरह दिखता है, तो कैसे बन जाएगा? लो घर, यानी घर और बंगला एक ही तरह की बात हो गई ना। तो आप ऐसे आसानी से याद रखिएगा कि जो लोधा जनजाति है किससे संबंधित है? पश्चिम बंगाल से संबंधित है। और जो घर होता है या फिर बंगला होता है कहाँ बना होता है? भूमि में बना होता है। तो भूमि से भूमिज भी आपको याद आ जाएगा। तो याद रखिएगा, लोधा और भूमिज जनजाति किससे संबंधित है? पश्चिम बंगाल से संबंधित हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं लक्षद्वीप की जनजाति की। तो लक्षद्वीप की एक महत्वपूर्ण जनजाति है जो है वासी जनजाति। तो बहुत ही आसानी से याद कर सकते हैं, वासी में शब्द लिखा हुआ है वॉश, WASH। वॉश मतलब होता है धोना। और लक्षद्वीप में लक्स शब्द आपको मिल जाए, लक्स जो कि एक शॉप का नाम है। ठीक है, एक साबुन है। तो ऐसे आसानी से याद रख सकते हैं कि लक्स साबुन से क्या करना है? धोना है, मतलब हाथ धोना है, जिससे कि कोरोना के केस और ना बढ़े, या फिर ऐसे कहिए कि अपनी सुरक्षा हो सके। तो आप ऐसे आसानी से याद रखिएगा कि जो वासी जनजाति है किससे संबंधित है? लक्षद्वीप से संबंधित है, क्योंकि वासी में वॉश शब्द लिखा हुआ है। वॉश करते हैं किससे? सोप से, और सोप का नाम यहाँ पर लक्स लिखा हुआ है, लक्स फॉर लक्ष्य। ठीक है, यानी लक्षद्वीप। तो आपको ये भी आसानी से याद हो चुका है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं सिक्किम की। तो सिक्किम की दो महत्वपूर्ण जनजातियां हैं, एक है लेप्चा जनजाति और दूसरा है भूटिया जनजाति। ठीक है, इससे पहले एक पॉइंट आया था भोटिया जनजाति, जिसको मैंने आपको याद करवाया था कि उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में पाई जाती है। मैंने आपको याद कैसे करवाया था? भोटिया में शब्द लिखा हुआ था वॉटिया। वॉट मतलब होता है क्या। क्या जो कि क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो उत्तर देंगे, तो उत्तर फॉर उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड। तो इस तरीके से हम लोगों ने उसको याद किया था। जबकि अगर आपसे पूछा जाता है कि भूटिया जनजाति कहाँ पाई जाती है, तो वो सिक्किम में पाई जाती है। तो इसको बहुत ही आसानी से याद कर सकते हैं। अगर लेप्चा को हम लोग थोड़ा सा तोतले शब्द में पढ़ें, तो लेप्चा को अगर तोतले में पढ़ेंगे तो क्या मिलेगा शब्द? ले पैचा। ले पैचा मतलब ले पैसा शब्द निकल रहा है ना। ले पैसा, पैसा मतलब सिक्का। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि सिक्किम की महत्वपूर्ण जनजाति कौन सी है? लेप्चा जनजाति। ठीक है, और भूटिया को याद करने के लिए ऐसा समझिए कि भूटिया में शब्द लिखा हुआ है भूतिया। मतलब ऐसा समझिए कि कोई भी भूतिया घर है या फिर भूतिया बंगला है, यानी भूतिया महल है, कुछ भी। तो यहाँ पर अगर कोई भी व्यक्ति जाएगा तो जाहिर सी बात है कि डर जाएगा, और डर के कारण जब घर आएगा तो बीमार पड़ जाएगा। बीमार मतलब सिक हो जाएगा, सिक फॉर सिक्किम। तो आप ऐसे आसानी से याद रखिएगा कि लेप्चा जनजाति और भूटिया जनजाति दोनों की दोनों कहाँ पाई जाती हैं? सिक्किम में पाई जाती हैं। याद हो गया ना आसानी से। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं नागालैंड के जनजातियों की। तो नागालैंड में तीन महत्वपूर्ण जनजातियां पाई जाती हैं। पहली जनजाति है नागा जनजाति, दूसरी है कोन्या की जनजाति और तीसरा है कचहरी जनजाति। ठीक है, तो नागा जनजाति याद करवाने की जरूरत तो बिल्कुल नहीं है, नागा फॉर नागालैंड, याद हो गया आसानी से। ठीक है, दूसरा है कोन्या की जनजाति। तो ऐसा समझिए कि नाग अगर कोई देख ले तो जाहिर सी बात है वो चुपचाप कोने से निकल जाते हैं, है ना। नाग को देख ले अगर कोई भी तो वो कोने से चुपचाप निकल जाता है, तो कोना फॉर कोन्याक। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि नागालैंड की दूसरी महत्वपूर्ण जनजाति कौन सी है? कोन्याक जनजाति है। ठीक है, और कचहरी को याद करने के
के लिए ऐसा समझिए कि कचहरी में का के बाद शब्द लिखा हुआ है चेहरी। चेहरी को याद करने के लिए कर लेते हैं जहरी, मतलब जहर की बात हो रही है। तो आपको पता है कि नाग अगर किसी को काट ले तो उसके शरीर में जहर चला जाएगा। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि नागालैंड की तीसरी महत्वपूर्ण जनजाति कौन सी है? कचहरी जनजाति। तो इस तरीके से हम लोगों ने नागालैंड की 3 महत्वपूर्ण जनजातियों को ट्रिक के माध्यम से याद किया। पहला है नागा जनजाति, दूसरी है कोन्याक जनजाति और तीसरी है कचहरी जनजाति। ठीक है, तो ये चीजें भी आपको याद हो चुकी हैं। तो चलिए अब हम लोग आगे बात कर लेते हैं। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं कर्नाटक की। तो कर्नाटक की महत्वपूर्ण जनजातियां हैं भारती, परिवार, तलवार, सिद्धि, गोंड और बरदा। ठीक है, ये सब की सब कर्नाटक की महत्वपूर्ण जनजातियां हैं। तो बहुत ही आसानी से याद कर सकते हैं क्योंकि कर्नाटक में शब्द लिखा हुआ है कर्ण। कर्ण मतलब सूर्यपुत्र कर्ण की बात हो रही है। और आपको पता है ये कब थे? महाभारत काल में। तो महाभारत में भारत शब्द, भारत फॉर भारती। तो आपको पहली जनजाति आसानी से याद हो चुकी है। आपको पता है जो कर्ण थे वो परिवार के खिलाफ लड़ रहे थे। ठीक है, वो अर्जुन के भाई थे सगे। ठीक है, तो वो परिवार के खिलाफ लड़ रहे थे किससे? तलवार से और तीर धनुष से। तो तलवार जनजाति भी आपको याद हो चुकी है और परिवार जनजाति भी आपको याद हो चुकी है। और आपको ये भी पता है जो कर्ण थे उनके पास बहुत सारे वरदान थे। ठीक है, और बहुत सारी सिद्धियां थी। सूर्य भगवान से ही उनको बहुत सारी मिली हुई थी, इंद्र भगवान ने भी दी थी ताकत। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि बहुत सारे वर थे यानी वरदान थे, वर फॉर वरदा और सिद्धियां फॉर सिद्धि जनजाति। ठीक है, और किससे मिली थी ये सब चीजें? गॉड से यानी भगवान से। तो गॉड फॉर गोंड जनजाति। तो आपको ये सभी जनजातियां आसानी से याद हो चुकी हैं। तो याद रखिएगा कर्नाटक की महत्वपूर्ण जनजातियां कौन कौन सी है? भारती, परिवार, तलवार, सिद्धि, गोंड और बरदा जनजाति। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग आगे की तरफ चलते हैं। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं मेघालय की। तो मेघालय की महत्वपूर्ण जनजातियां हैं गारो, खासी और जयंती। तो इसके लिए कोई भी ट्रिक बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि सभी लोगों को यह पता है। बस आपको इतना याद रखना है कि ये जो जनजातियां हैं ये मात्र मूलक होती हैं, मतलब कि जो वंशावली होती है वो नारी से चलती है। संपत्ति पर अधिकार भी नारी का होता है और साथ ही साथ संतानों पर भी पिता का अधिकार नहीं होता बल्कि माता का अधिकार होता है। तथा परिवार की मुखिया भी महिला ही होती हैं और विवाह में महिला ही बारात लेकर आती हैं। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा इससे संबंधित। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग आगे बात कर लेते हैं। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं मिजोरम की। तो मिजोरम की महत्वपूर्ण जनजातियां हैं मिजो, लुसाई, लाखर और पावो। तो मिजो से मिजोरम हो जाएगा तो इसकी ट्रिक बताने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। लुसाई में शब्द लिखा हुआ है साईं। तो साईं बाबा का जब नाम लेते हैं तो साईं राम भी बोलते हैं ना। तो साईं राम, राम फॉर मिजोरम और साईं फॉर लुसाई। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि लुसाई जो जनजातियां हैं मिजोरम में निवास करती हैं। फिर अगला है लाखर। तो लाखर को याद करने के लिए कर लेते हैं लाखन, मतलब लखन की बात अर्थात लक्ष्मण भगवान की बात। तो राम लक्ष्मण हमेशा बोलते हैं तो राम फॉर मिजोरम। तो आपको ये भी याद हो चुका है कि लाखर जनजातियां मिजोरम में निवास करती हैं। अब मिजोरम की अंतिम जनजाति बचती है पावो। तो पावो से आपने सुना होगा पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। तो पायो फॉर पावो और राम रतन फॉर राम यानी मिजोरम। तो आपको ऐसे याद हो चुका है कि मिजो, लुसाई, लाखर और पावो जो है मिजोरम की जनजातियां हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं मणिपुर की। तो मणिपुर की महत्वपूर्ण जनजातियां हैं कुकी और मैठी। ठीक है, मैठी को मैकी और मैटी भी बोलते हैं कहीं कहीं। तो याद रखिएगा इस चीज़ को। तो यहाँ पर देखिए कुकी में शब्द लिखा हुआ है कुक। क्या लिखा हुआ है शब्द? कुक। ठीक है, मतलब खाना बनाने वाला। और मणिपुर में शब्द लिखा हुआ है मेडी। ठीक है, मेड की बात हो रही है तो मेड या फिर कुक सिंपल सा बोल सकते हैं, दोनों के दोनों नौकर से ही संबंधित है। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि जो मणिपुर है इसकी महत्वपूर्ण जनजाति कौन सी है? कुकी है। और मैटी को याद करने के लिए मैणी कर लेते हैं, मैटी, मैणी, मैणी फॉर मणिपुर। तो आपको ऐसे आसानी से याद आ जाएगा कि मैटी जो है यानी मैठी जो है वो मणिपुर की जनजाति है। ठीक है, तो ये भी आपको याद हो चुका है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं त्रिपुरा की। तो त्रिपुरा की महत्वपूर्ण जनजातियां हैं लुसाई, रियांग और त्रिपुरी। तो यहाँ पर देखिए त्रिपुरी से तो त्रिपुरा कंफर्म हो गया होगा। और जो लुसाई वाला है तो आपको पता होगा कि जो लुसाई की पहाड़ियाँ हैं वो मिजोरम और त्रिपुरा में दोनों जगह हैं। तो ठीक उसी प्रकार जो लुसाई जनजाति है वो भी मिजोरम के साथ साथ त्रिपुरा में भी पाई जाती है। और अगर आपको ये पॉइंट याद नहीं है तो आप हमारी एक वीडियो देख लीजिएगा जिसका टाइटल है भारत की महत्वपूर्ण पहाड़ियाँ। ठीक है, तो उसमें आपको ये पॉइंट याद हो जाएगा। तो यहाँ पर फिलहाल हम लोग रियांग को याद करेंगे। रियांग में शब्द लिखा हुआ है यांग। यांग को याद करने के लिए कर लेते हैं यज्ञ। यज्ञ की बात हो रही है, यज्ञ भगवान के लिए करते हैं। ठीक है, भगवान जिससे प्रसन्न हो जाए। और यहाँ पर देखिए त्रिपुरा में शब्द लिखा हुआ है त्रिपुरारी। त्रिपुरारी मतलब विष्णु भगवान, शंकर भगवान और ब्रह्मा जी। तो आप ऐसे आसानी से याद रखिएगा कि रियांग कहाँ की जनजाति है? त्रिपुरा की जनजाति है। ठीक है,
तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं पंजाब की। तो पंजाब की महत्वपूर्ण जनजातियां हैं भाटली, मीरांसी और डोगा। ठीक है, तो बहुत ही आसानी से याद कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर भाटली में शब्द लिखा हुआ है व्हाट। व्हाट मतलब होता है क्या, और ली मतलब कोई किसी से पूछ रहा है कि क्या ली। तो जाहिर सी बात है, अगर कोई भी चीज़ लिया हुआ है तो या तो हाथ में लिया रहेगा या फिर जेब में लिया रहेगा। तो हाथ के पंजे में तो पंजा फॉर पंजाब, या फिर जेब, जेब फॉर भी पंजेब हो जाएगा। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि भाटली कहाँ की महत्वपूर्ण जनजाति है, पंजाब की महत्वपूर्ण जनजाति है। ठीक है, इसके बाद मीरांसी को याद करते हैं। तो मीरांसी में शब्द लिखा हुआ है राशि। राशि जो कि किस्मत से संबंधित है, आपको पता ही होगा, जैसे कि कर्क राशि हो गई, मकर राशि हो गई, कन्या राशि हो गई, वृश्चिक राशि हो गई। ये सब राशियां जो कि किस्मत से संबंधित है और किस्मत की लकीरें हाथ के पंजे में होती हैं बोला जाता है ना, तो पंजा फॉर पंजाब। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि मीरांसी जनजाति कहाँ पाई जाती है, पंजाब में पाई जाती है। ठीक है, इसके बाद बचता है डोगा जनजाति। तो डोगा में शब्द लिखा हुआ है डॉग। डॉग यानी कुत्ते की बात हो रही है, और आपको पता है जो कुत्ते होते हैं अगर उनके सामने हाथ कर दिया जाए तो अपना पंजा ऊपर कर देते हैं, मतलब हाथ में रख देते हैं। अगर आपने कभी डॉग पाला है तो आपको ये चीज़ पता होगी। ठीक है, मतलब डॉग का जो रिलेशन पंजे से होता है बहुत ही अच्छा होता है। तो आप आसानी से याद रखिएगा कि पंजा फॉर पंजाब और डॉग से डोगा। तो डोगा जनजाति, मीरांसी जनजाति और भाटली जनजाति कहाँ की महत्वपूर्ण जनजातियाँ हैं, पंजाब की महत्वपूर्ण जनजातियाँ हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं हरियाणा की। तो जो हरियाणा है वहाँ की महत्वपूर्ण जनजाति है बंजारा और शेरगिर। तो बहुत ही आसानी से याद कर सकते हैं, बंजारा में बंजर शब्द लिखा हुआ है और हरियाणा में हरी मतलब हरी भूमि की बात हो रही है, हरा भरा खेत। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि जो हरियाणा है वहाँ की महत्वपूर्ण जनजाति में से एक कौन सी है, बंजारा है। ठीक है, और शेरगिर आसानी से याद कर सकते हैं क्योंकि शेर का पर्यायवाची हरी ही होता है। ठीक है, शेर का अगर आप पर्यायवाची देखेंगे तो उसके पर्यायवाची में हरी शब्द भी आपको मिल जाएगा, तो हरी फॉर हरियाणा। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि बंजारा और शेरगिर हरियाणा की जनजातियां हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें भी आपको आसानी से याद हो चुकी हैं। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं लद्दाख की। तो लद्दाख की दो महत्वपूर्ण जनजातियां हैं, एक तो लद्दाखी है, तो आसानी से क्लियर हो जाएगा लद्दाख और लद्दाखी, और दूसरी जनजाति है चांगपा। ठीक है, तो चांगपा को याद करते हैं हम लोग ट्रिक से। तो चांगपा में शब्द लिखा हुआ है चांग। चांग को याद करने के लिए कर लेते हैं चांद। ठीक है, चांद शब्द और चांद को देखते हैं, है ना, मतलब चांद जो होता है अच्छा लगता है या फिर ऐसा कहिए कि खूबसूरत होता है, तो हर कोई चांद को देखता है। तो लद्दाख में शब्द लिखा हुआ है लादाख, यानी देख की बात हो रही है यहाँ भी। तो आप ऐसे आसानी से याद रखिएगा कि जो चांगपा जनजाति है कहाँ की है, लद्दाख की है। ठीक है, और चांगपा जनजाति से संबंधित आप एक चीज़ याद रखिएगा कि जो इस जनजाति के लोग होते हैं वो अच्छी किस्म के ऊन देने वाली पश्मीना बकरे और बकरियों का पालन करते हैं। ठीक है, तो आप इस जनजाति से संबंधित ये चीज़ भी याद रखिएगा। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग आगे बात कर लेते हैं। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं जम्मू कश्मीर की। तो जम्मू कश्मीर की महत्वपूर्ण जनजातियां हैं गद्दी, बक्करवाल और गुज्जर। ठीक है, तो बहुत ही आसानी से याद कर सकते हैं। यहाँ पर गुज्जर शब्द लिखा हुआ है। आपने गुज्जर से गुज्जर डाकू का नाम सुना होगा जो कि दहशत ही फैलाता था, और आपको पता है जम्मू कश्मीर में भी जो आतंकवादी हैं वो आकर दहशत ही फैलाते हैं। तो आप ऐसे आसानी से याद रखिएगा कि जो गुज्जर जनजाति है कहाँ की महत्वपूर्ण जनजाति है, जम्मू कश्मीर की। ठीक है, बक्करवाल को याद करने के लिए कर लेते हैं बक्कर को बंकर। आपको पता होगा कि जो हमारी सेना है वो बंकर बना के रहती है कहाँ, जम्मू कश्मीर में, जिससे कि आतंकियों को मुंह तोड़ जवाब दे सके और साथ ही साथ पाकिस्तान की सेना को भी। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि जम्मू कश्मीर की दूसरी सबसे महत्वपूर्ण जनजाति कौन सी है, बक्करवाल है। ठीक है, अब बचता है गद्दी। तो गद्दी में शब्द लिखा हुआ है गद्दा। ठीक है, तो गद्दा आप ऐसा समझिए कि ठंड का मौसम चल रहा है, जम्मू कश्मीर में हमेशा ठंडी होती है, तो वहाँ पर गद्दा और रजाई का काम पड़ता है जिससे कि ठंड से बचा जा सके। तो गद्दा से आपको गद्दी याद आ जाएगा। तो आसानी से याद रखिएगा कि जम्मू कश्मीर की महत्वपूर्ण जनजातियां हैं, एक है गद्दी, दूसरा है बक्करवाल और तीसरा है गुज्जर। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको आसानी से याद हो चुकी हैं, अब आपको कभी भी नहीं भूलेंगी। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं हिमाचल प्रदेश की। तो हिमाचल प्रदेश की सबसे महत्वपूर्ण जनजाति है गद्दी जनजाति और दूसरी है लाहौली जनजाति। ठीक है, तो फिर से यहाँ पर गद्दी शब्द लिखा हुआ है। हिमाचल में हिम का आंचल मतलब बर्फ का आंचल। अब बर्फ है तो जाहिर सी बात है ठंड होगी, जैसे जम्मू कश्मीर में ठंड पड़ती है, तो ठंड होगी तो गद्दे और रजाई की जरूरत पड़ेगी। तो आप ऐसे सिंपल से याद रखिएगा कि गद्दी हिमाचल प्रदेश की भी महत्वपूर्ण जनजाति है। इसके बाद लाहौली में शब्द लिखा हुआ है होली। होली में रंग खेलते हैं और रंग कपड़ों में भी लग जाता है। तो यहाँ पर देखिए हिमाचल में शब्द लिखा हुआ है आंचल। तो आंचल मतलब साड़ी में होता है, तो साड़ी के आंचल में रंग लग सकता है होली का। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि हिमाचल प्रदेश की दूसरी महत्वपूर्ण जनजाति लाहौली है। ठीक है, ये भी आपको याद हो चुका है, कोई भी दिक्कत आपको नहीं होगी। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं अगले राज्य की। तो अगला है असम। इसकी महत्वपूर्ण जनजाति है अहोम,
बोडो, राभा और दिमारा। ठीक है, ये सब की सब असम की महत्वपूर्ण जनजातियां हैं। तो इनको अब हम लोग एक एक करके ट्रिक के माध्यम से याद कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं दिमारा की। तो दिमारा में शब्द लिखा हुआ है दिन मरा, मतलब दिन खत्म हो चुका है। अब दिन खत्म हो जाता है तो जाहिर सी बात है आ जाती है शाम, है ना। जैसे दिन मर जाता है यानी दिन खत्म हो जाता है तो आ जाती है शाम। आसाम फॉर असम। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि दिमारा जनजाति जो है असम में निवास करती है। इसके बाद बात कर लेते हैं राभा की। तो राभा को याद करने के लिए कर लेते हैं नाभा। नभ, नभ मतलब आसमान होता है। आसमान फॉर असम आपको याद आ जाएगा। तो याद रखिएगा राभा भी असम में निवास करती है। इसके बाद है बोडो। बोडो में शब्द लिखा हुआ है बड़ों, यानी बड़ों की बात हो रही है। तो ऐसा समझिए कि अगर बड़ों की बात हो रही है तो शायद छोटों की भी बात हो, या छोटा है या फिर बड़ा है तो जाहिर सी बात है असमान है। अगर समान होता कब, जब एक बराबर होता, मतलब एक ही एज का होता। लेकिन यहाँ पर बोला जा रहा है कि बड़ा है तो जाहिर सी बात है असमान है। तो असमान फॉर असम। तो याद रखिएगा बोडो भी असम में निवास करती है। इसके बाद अहोम बचा हुआ है। तो अहोम में आ के बाद जो हो लिखा हुआ है उसको हटा के सा कर दें तो असम आसानी से हो जाएगा। तो आपको ऐसे याद हो चुका है कि अहोम, बोडो, राभा और दिमारा जो है ये असम की महत्वपूर्ण जनजातियां हैं। ठीक है, तो अब आपको ये कभी नहीं भूलेंगे। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो मैं आपको बता दूं कि आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसका नाम है ट्रिक पॉइंट। आप सर्च करेंगे टेलीग्राम में तो आपको हमारा टेलीग्राम ग्रुप मिल जाएगा। आप वहां से इस पीडीएफ को भी प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग आगे वाले राज्यों को ट्रिक के माध्यम से याद करते हैं। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं गोवा की। तो गोवा की महत्वपूर्ण जनजातियां हैं वर्ली, गावड़ा और सिद्धि। तो यहाँ पर गोवा को याद करने के लिए हमेशा की तरह मैं कर लेता हूँ गो वन, यानी वन को जाने की बात हो रही है। आपने देखा होगा कि गौतम बुद्ध हो गए, महावीर स्वामी हो गए, जैसे ही ये वन को चले गए वहाँ पर तपस्या की, इसके बाद इनको वरदान प्राप्त हुआ, या फिर ऐसा कहिए कि बहुत सारी सिद्धियाँ प्राप्त हुई और ज्ञान प्राप्त हुआ। ठीक है, तो वरदान में वर शब्द लिखा हुआ है। वर मतलब वर्ली की बात हो रही है। ठीक है, वरदान को वर भी बोलते हैं ना, तो वर फॉर वर्ली हो गया। और बहुत सारी सिद्धियां प्राप्त हुई, तो सिद्धि जनजाति आपको याद हो चुका है। और गावड़ा में देखिए गांव शब्द लिखा हुआ है। गांव को कर लेते हैं गोवा, ओ की मात्रा बस लगाना पड़ेगा। तो आप सिंपल से याद रखिएगा कि गोवा की महत्वपूर्ण जनजातियां कौन सी हैं, वर्ली है, गावड़ा है और सिद्धि है। ठीक है, तो ये भी आपको याद हो चुके हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह की। तो यहाँ की महत्वपूर्ण जनजातियां हैं जारवा, ओंग, सेंटिली, सैम्पेन, जरना और अंडमानी और निकोबारी। ठीक है, ये सब की सब अंडमान निकोबार की महत्वपूर्ण जनजातियां हैं। मैं आपको बता दूं कि जो जारवा है वह भारत की सबसे पुरानी जनजाति है। वर्तमान में इनकी संख्या बहुत ही कम हो गई है और ये निवास कहाँ पे करती हैं, तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर निवास करती हैं। तो बहुत ही आसानी से याद कर सकते हैं इन सभी जनजातियों को। अंडमान निकोबार में एक शब्द लिखा हुआ है अंडा। अंडा जिसको क्या बोलते हैं, एग। एग में आपको शब्द मिल जाएगा आग। ठीक है, आग शब्द से हम सबको याद कर लेंगे। यहाँ पर देखिए जारवा में शब्द लिखा हुआ है जार, मतलब जराने की बात हो रही है। तो जाहिर सी बात है आग से सभी चीज़ें जर ही जाती हैं। ठीक है, जल जाती हैं, जिसको नॉर्मल सी भाषा में अगर बोलें तो जरना बोलेंगे। तो जर जाती है तो जरना फॉर जारवा। तो आपको एक याद हो चुका है। फिर देखिए ओंग में आपको आग शब्द मिल जाएगा। ओंग को ओंज भी बोलते हैं। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। तो ओंग में भी आपको आग शब्द मिल जाएगा। तो आसानी से याद हो चुका है कि ओंग जो जनजाति है वो कहाँ पर निवास करती है, अंडमान निकोबार पर। फिर है सेंटिली जनजाति। तो सेंटिली में शब्द लिखा हुआ है तीली, माचिस की तीली, ये भी आग लगाने के काम में आती है। तो आपको ये भी याद हो चुका है कि ये भी अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पाई जाती है। फिर है सेम्पियन जनजाति। ठीक है, इसको बाद में याद करते हैं, पहले जरना को देख लेते हैं। तो जरना में फिर से वही जरने की बात हो रही है, तो आग से ही जरेंगे। तो ये भी आपको याद हो चुका है। अब बचता है सेम्पियन जनजाति। तो सेम्पियन में एक शब्द लिखा हुआ है शैम्पू। आपने देखा होगा ज़्यादातर गर्ल्स क्या करती हैं कि जो उनके हेयर होते हैं वो उसमें अंडे का शैम्पू करती हैं, जिससे कि हेयर जो है अच्छे रहें। ठीक है, ज़्यादातर फायदेमंद भी होता है अंडे का शैम्पू करना बालों पर। तो आप ऐसे आसानी से याद रखिएगा कि शैम्पू फॉर चैंपियन और अंडा फॉर अंडमान निकोबार। तो आपको याद हो चुका है कि अंडमान निकोबार की महत्वपूर्ण जनजातियां कौन कौन सी हैं। जारवा है, ओंग है, सेंटिली है, चैंपियन है और जरना है। ठीक है, और साथ ही साथ अंडमानी और निकोबारी भी है। तो ये चीज़ें आपको आसानी से याद हो चुकी हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं केरल की। तो केरल की महत्वपूर्ण जनजातियां हैं कादर, उराली, मोपला, इरूला और पनियान। ठीक है, तो ये सब की सब केरल की महत्वपूर्ण जनजातियां हैं। इनको बहुत ही आसानी से याद कर सकते हैं अगर केरल में हमको एक शब्द मिल जाए करेला। ठीक है, आपको पता है करेला बहुत ही कड़वा होता है। तो बच्चों को लगता है डर किससे, करेले से, है ना। बच्चों को करेले से लगता है डर, तो डर फॉर कादर। ठीक है, यानी किसका डर, करेले का डर। तो कादर फॉर कादर। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि कादर
कादर जनजाति कहाँ पर पाई जाती है? केरल में पाई जाती है। और यहाँ पर देखिए उराली में शब्द लिखा हुआ है उरोली, मतलब रोने की बात, और मोपला में शब्द लिखा हुआ है मोप पिला, यानी पिलाने की बात, और इरूला में ई रूला, फिर से रोने की बात, और पनियान में पानी की बात। तो ऐसा समझिए कि जो केरला है उसमें करेला शब्द हमको मिल चुका है, तो अगर बच्चों को डर लगता है फिर भी उनको खिला दिया जाए तो वो रोने लगते हैं। ठीक है, तो उरोली ई रूला आपको दोनों याद हो चुके हैं। तो रोने लगते हैं, बाद में क्या करते हैं, कड़वा लगने के कारण वो पानी पीते हैं। तो पानी फॉर पनियान और मो पिला फॉर पिलाने की बात। तो यहाँ पर पानी पिलाने की बात हो रही है, तो आप ऐसे याद रखिएगा कि केरल की महत्वपूर्ण जनजातियां कौन सी हैं? कादर, उराली, मोपला, इरूला और पनियान है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको आसानी से याद हो चुकी हैं। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं अरुणाचल प्रदेश की। तो अरुणाचल प्रदेश की महत्वपूर्ण जनजातियां हैं डफला मिरी अबोर मिश्मी। ठीक है, मुझे तो ऐसे ही याद है डफला मिरी अबोर मिश्मी। अगर आप 2 से 4 बार बोलें शायद आपको भी याद हो जाए, फिर भी नहीं याद होता है तो मैं आपको ट्रिक बता देता हूँ। सबसे पहले हम लोग याद करते हैं अबोर को। अबोर में शब्द लिखा हुआ है आ भोर। आपको पता है अरुणाचल प्रदेश भारत का सबसे पूर्वी राज्य है, तो सबसे पहले भोर यहीं पर आता है। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि अबोर जनजाति कहाँ पर निवास करती है? अरुणाचल प्रदेश पर। ठीक है, बाकी तीनों को याद करने के लिए अरुणाचल प्रदेश में शब्द लिखा हुआ है अरुणचल, मतलब रोज चल की बात, मतलब रोने की बात मिल रही है अरुणाचल प्रदेश में। केवल इतना ही अगर आपको मिल जाए तो आप आसानी से तीनों नामों को याद रख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए डफला में शब्द लिखा हुआ है दफना, यानी दफना देने की बात हो रही है, और मिरी में मरी शब्द और मिस्मी में मिस शब्द। तो जाहिर सी बात है अगर कोई मर जाता है और उसको दफना दिया जाता है तो उसके जो सगे संबंधी होते हैं वो उसको मिस करके रोते हैं। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि अरुणाचल प्रदेश की महत्वपूर्ण जनजातियां कौन कौन सी हैं? डफला मिरी अबोर मिश्मी है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद हो चुका है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं आंध्र प्रदेश की। तो आंध्र प्रदेश की महत्वपूर्ण जनजाति है चेंचू, कामरा और भगत। ठीक है, तो इनको हम लोग ट्रिक के माध्यम से आसानी से याद करते हैं। चेंचू में शब्द लिखा हुआ है चोंच, और आंध्र प्रदेश में अंधा शब्द लिखा हुआ है। तो ऐसा समझिए कोई चोंच वाला पक्षी है, अगर अपनी चोंच किसी के आंख में मार दे तो जाहिर सी बात है अंधा हो जाएगा। ज़्यादातर जो मोर पक्षी होता है वो आंखों में ही प्रहार करता है सबसे पहले। ठीक है, आंखों में हमला करता है, तो आंखों में अगर चोंच मार देगा तो अंधा हो जाएगा सामने वाला व्यक्ति। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि जो आंध्र प्रदेश है उसकी महत्वपूर्ण जनजाति कौन सी है? चेंचू है। दूसरी जनजाति है कामरा। तो कामरा में शब्द लिखा हुआ है कैमरा। आपको पता है कैमरा भी एक प्रकार की आंख की तरह ही काम करता है ना? जितना हम लोग आंख से देखते हैं तो कैमरा से भी तो देखते ही हैं। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि आंख का काम कैमरा भी करता है, कैमरा फॉर कामरा, और आंख इसके नहीं होती तो अंधा होता है, अंधा फॉर आंध्र प्रदेश। तो आपको ऐसे याद हो चुका है कि कामरा जनजाति कहाँ पर निवास करती है? आंध्र प्रदेश पर। ठीक है, फिर है भगत जनजाति। तो भगत से आपने एक शब्द सुना होगा अंध भगत, यानी अंधभक्त की बात हो रही है। तो अंध फॉर आंध्र प्रदेश। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि भगत जनजाति कहाँ पर निवास करती है? आंध्र प्रदेश पर। तो आपको ऐसे आसानी से याद हो चुका है कि आंध्र प्रदेश की महत्वपूर्ण जनजातियाँ कौन कौन सी हैं? चेंचू, कामरा और भगत हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं उड़ीसा की। तो उड़ीसा की महत्वपूर्ण जनजाति है चेंचू और खरिया। तो यहाँ पर देखिए उड़ीसा में उड़ने की बात हो रही है। उड़ते कौन है? तो आप बोलेंगे पक्षी उड़ते हैं। पक्षियों के चोंच भी होते हैं और चोंच से ही वो खाते हैं। तो खाते हैं मतलब खारिया। तो खारिया फॉर खरिया आपको याद आ जाएगा, और चोंच फॉर चेंचू। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि उड़ीसा की महत्वपूर्ण जनजातियाँ कौन कौन सी हैं? चेंचू और खरिया हैं। मैं आपको बता दूं कि पक्षी से आप पश्चिम बंगाल मत कर लीजिएगा। पश्चिम बंगाल की महत्वपूर्ण जनजातियाँ मैंने आपको पहले ही याद करवा दी हैं, वो है लोधा और भूमिज। ठीक है, लोधा में रा लगा दिया था हम लोगों ने तो लो घर हो गया था, और घर जो है वो बंगले को बोलते हैं। ठीक है, और बंगला भूमि में होता है, भूमि फॉर भूमिज। तो आप ऐसे कंफ्यूज मत होइएगा। इसको याद करने की मैं अलग ट्रिक नहीं बना पाया हूँ, तो बस इसी तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग आगे बात कर लेते हैं। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं तेलंगाना की। तो तेलंगाना की महत्वपूर्ण जनजाति है चेंचू जनजाति। ठीक है, आपको पता है तेलंगाना जो है आंध्र प्रदेश से अलग हुआ है, तो जाहिर सी बात है आंध्र प्रदेश वाली जनजातियां ही इसी में होंगी। तो आंध्र प्रदेश की जनजातियां हैं वो इसी में आ जाएंगी, उसमें चेंचू भी शामिल था। मैं आपको बता दूं कि जो चेंचू है वो तेलंगाना के साथ साथ आंध्र प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति है। तो इसके लिए मैं आपको अलग से ट्रिक नहीं बताऊंगा, आप आंध्र प्रदेश के साथ याद रखिएगा कि आंध्र प्रदेश से अलग हुआ तो आंध्र प्रदेश की सभी जनजातियां इसमें पाई जाती हैं। साथ में मैंने केवल चेंचू इसलिए बता दिया क्योंकि चेंचू यहाँ की सबसे बड़ी जनजाति है। ठीक है, तो अगर ऑप्शन में आंध्र प्रदेश ना हो और आंध्र प्रदेश वाली जनजातियां हों तो आप तेलंगाना बेफिक्र होकर टिक लगा दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग आगे बात कर लेते हैं।
इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं तमिलनाडु की। तो जो तमिलनाडु है यहाँ की महत्वपूर्ण जनजातियाँ हैं टोडा और बड़गा। तो तमिलनाडु में तमिल शब्द लिखा हुआ है, याद करने के लिए हमेशा मैं क्या करता हूँ, तालीम कर लेता हूँ। तालीम एक उर्दू शब्द है जिसका मतलब होता है शिक्षा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए टोडा में शब्द लिखा हुआ है टो। टो का मतलब क्या होता है, पैर का अंगूठा। अंगूठा से अंगूठा छाप याद कर लेते हैं। तो ऐसा समझिए कि अगर किसी को तालीम नहीं दिया जाएगा तो जाहिर सी बात है अंगूठा छाप हो जाएगा, तो आपको टोडा ऐसे आसानी से याद हो सकते हैं। इसके बाद बड़गा शब्द लिखा हुआ है। तो बड़गा में शब्द लिखा हुआ है बड़ा गा। तो ऐसा नहीं लग रहा है जैसे छोटे बच्चों को पढ़ाया जा रहा हो हिंदी कि बोलो छोटा गा, बड़ा गा, छोटी गी, बड़ी गी, ये सब। तो बड़ा गा मतलब तालीम देने की बात हो रही है, तो तालीम फॉर तमिलनाडु। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि टोडा और बड़गा कहाँ की महत्वपूर्ण जनजातियां हैं, तमिलनाडु की जनजातियां हैं। याद हो गया ना, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं बिहार की। तो बिहार की दो महत्वपूर्ण जनजातियां हैं जिनमें पहला मैंने आपको पहले ही याद करवा दिया है, वो है थारू जनजाति। और दूसरी जनजाति हम लोग को याद करना है असुर जनजाति, ठीक है। तो पहले को याद किया हुआ है, दूसरे में देखिए असुर की बात हो रही है, मतलब राक्षसों की बात हो रही है। तो आप ऐसा कह सकते हैं ना कि जो राक्षस यानी जो असुर हैं, चाहे वह कितना भी शक्तिशाली हो लेकिन सत्य के सामने हमेशा वह हार ही जाता है। तो हार फॉर बिहार। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि असुर जनजाति कहाँ पर पाई जाती है, बिहार में पाई जाती है, ठीक है। साथ ही झारखंड में भी निवास करती है, मैं आपको वहां पर बताना भूल गया था। तो झारखंड में झाड़ी शब्द लिखा हुआ है और आपने रामायण और महाभारत में देखा होगा कि असुर झाड़ियों में छिपे रहते थे और बाद में आक्रमण कर देते थे। तो आप ऐसे आसानी से याद रखिएगा कि जो असुर जनजाति है वो बिहार के साथ साथ झारखंड में भी पाई जाती है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं महाराष्ट्र की। तो महाराष्ट्र की महत्वपूर्ण जनजातियां हैं बंजारा, वारली और कोली, ठीक है। तो कोली को हम लोग लास्ट में याद करेंगे। अभी राजस्थान से भी हम लोगों ने कोली शब्द को हटा दिया है, वहाँ भी याद नहीं किया था, तो इसको हम लोग लास्ट में याद करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर देखिए बंजारा में शब्द क्या लिखा हुआ है, बंजर। और महाराष्ट्र में शब्द लिखा हुआ है मैं हरा राष्ट्र। महाराष्ट्र में हरा राष्ट्र यानी बोल रहे बंजर हो तो बोल रहे नहीं मैं हरा राष्ट्र हूँ। तो आप ऐसे आसानी से याद रखिएगा कि बंजारा जो है वो महाराष्ट्र में भी पाई जाती है, ठीक है। अब इसके बाद वारली शब्द लिखा हुआ है। वारली में वॉर, वॉर मतलब युद्ध। और महाराष्ट्र में शब्द लिखा हुआ है महान अस्त्र। तो जाहिर सी बात है वॉर में अस्त्र ही होते हैं, एक से बढ़ के एक। तो आप ऐसे आसानी से याद रखिएगा कि जो वारली जनजाति है कहाँ पाई जाती है, महाराष्ट्र में पाई जाती है, ठीक है। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं इस वीडियो के लास्ट राज्य की, जो है गुजरात। गुजरात में पाई जाने वाली जनजातियां हैं भील, डाफर, टोडिया, बंजारा, कोली और पटेरिया, ठीक है। तो इनको बहुत ही आसानी से याद करेंगे। देखिए भील में शब्द लिखा हुआ है भूल। तो ऐसा कह सकते हैं ना कि जो लोग गुजर जाते हैं, मतलब जिनकी डेथ हो जाती है, समय के साथ लोग उनको भूल जाते हैं। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि गुजरात की एक महत्वपूर्ण जनजाति कौन सी है, भील है। या फिर ऐसा भी कह सकते हैं कि भील जनजाति जो है ये गुजरात की सबसे बड़ी जनजाति है, ठीक है। इसके बाद है डाफर शब्द। तो डाफर याद करने के लिए आपको साथ निभाना साथियां जो सीरियल है वहां पर चलना पड़ेगा। आपने देखा होगा जो कोकिला थी वो हमेशा डफर ही बोला करती थी। तो आपको पता है कोकिला कहाँ से थी, गुजरात से थी। तो आप ऐसे आसानी से याद रखिएगा कि जो डाफर जनजाति है कहाँ संबंधित है, गुजरात से संबंधित है। इसके बाद है टोडिया। तो टोडिया को याद करने के लिए कर लेते हैं डांडिया। टोडिया डांडिया मिलता जुलता है और डांडिया गुजरात से ही संबंधित है, तो ये भी आपको आसानी से याद हो चुका है। इसके बाद बंजारा जनजाति को याद करते हैं। तो बंजारा में देखिए शब्द क्या लिखा हुआ है, ज्यारा। और गुजरात में गा के बाद शब्द क्या लिखा हुआ है, ज्यारा। तो आप ऐसे आसानी से याद रखिएगा कि दोनों शब्द कॉमन है। तो बंजारा जनजाति गुजरात में भी पाई जाती है। इसके बाद कोली को अभी छोड़ देते हैं, पहले पटेरिया को याद करते हैं। पटेरिया में शब्द लिखा हुआ है पटरियां। तो आपको पता है कि पटरियों से कौन गुजरती है, ट्रेन गुजरती है ना। पटरियों से ट्रेन गुजरती है, तो गुजरना फॉर गुजरात। तो आपको ऐसे याद हो चुका है कि पटेरिया जनजाति भी गुजरात में पाई जाती है। अब इसके बाद हम लोग कोली जनजाति को याद करते हैं कि ये किन किन राज्यों में पाई जाती है। तो ये तो राजस्थान में पाई जाती है, गुजरात में भी पाई जाती है और महाराष्ट्र में भी पाई जाती है। तो कोली में शब्द लिखा हुआ है काली। काली होती है रात, रात फॉर गुजरात। महाराष्ट्र को याद करने के लिए कर लेते हैं महारात। तो महारात में भी रात शब्द मिल जाएगा, रात होती है काली, काली फॉर कोली। तो आपको महाराष्ट्र और गुजरात याद हो चुके हैं कि यहाँ पर कोली जनजाति भी पाई जाती है। अब राजस्थान बचा। राजस्थान में राज शब्द लिखा हुआ है, जाकोता कर लें अगर आसानी से तो रात हो जाएगा। तो आप यहाँ भी याद रख सकते हैं कि कोली जनजाति राजस्थान में पाई जाती है। तो इस तरीके से हम लोगों ने कोली जनजाति को भी ट्रिक के माध्यम से याद किया, ठीक है। तो कुल मिलाकर जो भी भारत की महत्वपूर्ण जनजातियाँ थी सभी को हम लोगों ने ट्रिक के माध्यम से याद किया। अब हम लोग कुछ और चीज़ें जनजातियों से संबंधित हैं उनको भी देख लेते हैं, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं कि जो जनजातियां हैं इनमें सबसे पवित्र विवाह माना जाता है क्रय विवाह को,
ठीक है। दूसरा आपको ये जानना जरूरी है कि आदिवासियों को मसीहा किसे कहा जाता है, तो वह कहा जाता है ठक्कर बापा को। एक जनजाति के बारे में मैंने आपको ट्रिक से याद करवाया था, वो था लेप्चा जनजाति। आप कमेंट करके बताइएगा कि यह जनजाति किस राज्य से संबंधित है। और मैं आपको बता दूं कि जो लेप्चा जनजाति है इसको रोंग के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। रोंग के नाम से किसको जाना जाता है? लेप्चा जनजाति को, ठीक है। और मैंने आपको संथाल जनजाति के बारे में बताया था, तो संथालों से संबंधित एक चीज़ और याद रखिएगा कि जो संथाल जनजाति है इनकी लिपि होती है ओल चिकी, ठीक है। आप कमेंट करके बताइएगा कि संथाल जनजाति कहाँ पर पाई जाती है। फिर मैंने आपको हो जनजाति के बारे में बताया था, तो आप हो जनजाति से संबंधित एक चीज़ याद रखिएगा कि हो जनजाति जो है ये वर्षा के लिए धुआं करती है, ठीक है। तो ये चीज़ भी आपके लिए महत्वपूर्ण है। और अगर आपसे पूछ लिया जाता है कि जनजातीय महाद्वीप किसे कहते हैं, तो उसका सही जवाब होगा अफ्रीका महाद्वीप को, ठीक है। तो ये चीज़ें आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण थी। तो मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें ट्रिक के माध्यम से याद करवाने की कोशिश की है। उम्मीद है कि आपको ये सभी चीज़ें आसानी से याद हो गई होंगी। आपको वीडियो कैसी लगी ये कमेंट करके बताना है, और साथ ही साथ आपको कुछ प्रश्नों के उत्तर भी कमेंट करके बताना है। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप इस वीडियो का फुल क्विज सॉल्व करना चाहते हैं तो आप टेलीग्राम में सर्च करिएगा ट्रिक पॉइंट क्विज। वहां पर मैं इसका फुल क्विज अपलोड करूंगा, ठीक है। रात को 9 बजे हमेशा जो टॉपिक यूट्यूब पर अपलोड होता है उसका क्विज होता है, तो वहां पर सभी लोग सॉल्व करते हैं। तो आप भी हमारे ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, जिससे कि आपको भी इसका क्विज मिल सके। साथ ही साथ अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसका नाम है ट्रिक पॉइंट। वहां पर केवल पीडीएफ अपलोड की जाती है, तो आपको इसका पीडीएफ भी मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए कुछ क्वेश्चन के आंसर आप कमेंट करके बताइए। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि वासी जनजाति कहां पर पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 2, रियांग जनजाति कहां पर निवास करती है। क्वेश्चन नंबर 3, भूटिया जनजाति कहां पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 4 है कि लोधा जनजाति कहां पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 5 कमेंट करके बताइएगा कि बुक्सा जनजाति कहाँ पाई जाती है, और साथ ही साथ कमेंट करके बताइएगा कि जो कवर्धा जनजाति है वो कहाँ पाई जाती है, ठीक है। तो इन सभी क्वेश्चन के आंसर आप कमेंट करके बताइएगा। वीडियो कैसी लगी ये भी कमेंट करके बता दीजिएगा। और आज मैंने पहली बार 1 घंटे की कोई वीडियो रिकॉर्ड की है, तो अगर आपको मेरी ये मेहनत अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।